नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। और मामला कुछ ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि मईशत का हल बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है और पाकिस्तान में मईशत के यानी इकॉनमी के जो मामलात हैं उनको सुधारने के लिए थोड़ी बहुत रद्दोबदल कर निज़ाम में थोड़ा बहुत रद्दोबदल करके निज़ाम को ठीक किया जा सकता है। दूसरा, उनका सोचना ये है कि ये सुपरफिशियल और चंद जिसे मैं कह सकता हूँ कि सतही चीज़ें करने से मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी। और इसके मुतालिक मकाले भी लिख देते हैं, रिसालों में बड़े बड़े आर्टिकल भी लिख देते हैं, अखबारों में लिख देते हैं, कॉलम लिख देते हैं। और उनको लगता है कि मईशत का मसला बड़ा सतही नोयत का, यानी उनका कहना ये है, हमारे यहाँ माहिरीन का या जो लोग इसकी मशक करते रहते हैं बार बार, कि 25 करोड़ आबादी का मुल्क, लगभग माजी के अंदर 7,94,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा का मुल्क, अब ज़्यादा का हो गया जाहिर बात है, और इतना अहम दुनिया में जो मुल्क है जिसके ऊपर लोगों की निगाह है, जो जियो स्ट्रेटेजिक मामलात के अंदर बड़ा अहम है, उस मसाइल के हल जो हैं वो अंकल टाइप के लोग जो हैं रात को महफिल में बैठकर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्या नोश फरमाते हुए, उनको ऐसा महसूस होता है कि आराम से ये मामलात हल हो जाएंगे, बस सतही कुछ नुक्ते पूरे कर दें, एक्सपोर्ट को बढ़ा दें, है ना। और एक्सपोर्ट तो ऐसे ही बढ़ जाती है ना, मुँह ज़ुबानी बढ़ जाती है। मैं बोलूँ एक्सपोर्ट बढ़ा दो, एक्सपोर्ट बढ़ गई, मुँह ज़ुबानी। ऐसे नहीं होता। मैं बोल दूँ इंपोर्ट कम कर दो, मुँह ज़ुबानी। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क के अंदर बैरूनी जो सरमायाकार हैं वो जौक दर जौक आएँ। और इसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तान का मुल्क का जो कर्जा है वो यकदम ख़त्म हो जाए, है ना, मुँह ज़ुबानी। और हमारे मुल्क में बारिशें होना शुरू हो जाएं। नहीं, मसनूई तौर पर, हकीकी तौर पर तो इतनी बारिशें होती हैं कि सैलाब आ जाते हैं। अब मसनूई बारिशें करनी हमने, जो कुदरती तौर पर हो रही थी वो नाकाफ़ी हैं। जी, उन्होंने तो मेरे ख्याल 2/3 पाकिस्तान डबो दिया था कुदरती बारिशों ने, अब मसनूई भी करनी पड़ेंगी। नहीं, मुँह ज़ुबानी तो करने में कोई बुराई नहीं है ना, मुँह ज़ुबानी तो कोई भी बात कर सकते हैं। मैं आपके साथ बैठ जाऊं, मैं बोलूं मुँह ज़ुबानी पाकिस्तान के डॉलर के ज़खायर बढ़ जाए, मुँह ज़ुबानी। भाई मुँह ज़ुबानी बातों से तो मामला हल नहीं होगा। मुँह ज़ुबानी बातें कर के स्टॉक मार्केट को ऊपर ले गए, अब सारा राज फाश हो गया। कहानी सारी मतलब की थी, सब अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ थीं। इंटरेस्ट रेट कोई बढ़ा नहीं, अपनी जगह मौजूद रहा। अब अगली मॉनेटरी पॉलिसी से पहले आप ये प्रोग्राम देख लेंगे, जाहिर बात है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। देखो, मैं एक आदमी था, मैं तो आपको कह रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। लेकिन लोग मेरी बातों को सुन के हंसते रहे, मजाक करते रहे कि दीवाना है, दीवानों वाली बातें करता है, क्लास में पढ़ता रहा, है ना। पाकिस्तान के अंदर क्लास में पढ़ने वाला, इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने वाला नालायक आदमी कहलाता है। मैं बड़ा नालायक आदमी हूं। मैं किताबों के अंदर मुंह देकर बैठा रहता था, लाइब्रेरियों में अपना वक्त गुजारता था, इंटरनेट पर भी तहकीक करता रहता था, रिसर्च करता रहता था। मैं तो दीवाना आदमी हूं ना, नालायक आदमी हूं मैं। वो लोग जो कि क्लास में बैठकर हैं, मतलब यह कि दूसरों को देखते रहते थे, वो उनको देखती रहती थी, फोन नंबर रद्दोबदल होता रहता था, वो लायक हैं। मैं तो नालायक हूं। मैं फाइनेंस की बातें करता हूं, इकोनॉमिक्स की बातें करता हूं, किताबी बातें करता हूं। मैं तो नालायक आदमी हूं यार, मैं तो बेवकूफ आदमी हूं। इस मुल्क के अंदर सट्टा खेलने वाले लोग लायक हैं, अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्लाह। इस मुल्क में सट्टा खेलने वाले लायक लोग हैं, नाउजुबिल्लाह। फिर से बात यह है कि भाई हकीकत पर बात करो ना, हकीकत पसंदाना बात करो। इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, वह काहे कम हो रहा है, किसने कह दिया कम हो रहा है, कौन कह रहा है कि कम हो रहा है? वो एक्चुअली जो है ना, वो एक्चुअली उस पे रेट कम हो गए, तो अब हमें लग रहा है कि यहां पर भी रेट कम हो जाएंगे। एक्चुअली करते करते तो पाकिस्तान एक्चुअली कहां पहुंच गया। एक्चुअली नहीं करो, जो एक्चुअल में है उसकी बात करो। अच्छा, खुश ख्याली में कोई बुराई नहीं। लोग बोलते हैं खुश ख्याल होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकर, मस्बत सोच वाला।
लोग कहते हैं खुश ख्याल रखो, खुश ख्याल होना चाहिए। मैं कब बोल रहा हूँ खुश ख्याल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ खुश ख्याल होना चाहिए। किसने बोला कि आप खुश ख्याल ना हो? किसने कहा कि आप अच्छा ना सोचें? किसने मना किया? किसी ने मना नहीं किया। हर आदमी कहता है कि भाई अच्छा हो। ख्वाहिश तो अच्छे की होती है ना। फाइनेंस की बुनियादी इस नुक्ते पर है कि अच्छा होगा तो जी, फाइनेंस जो है वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस में ये होता है कि कारोबार है, ऐसा होगा या वैसा होगा। फाइनेंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, खुशख्याली ही है। अगर नहीं है तो फाइनेंस के अंदर कोई आप एक कदम आगे नहीं रख सकते, क्योंकि आजकल जदीद जो तशरीह की जाती है फाइनेंस की, वो ये है कि सरमायाकारी की बेहतरीन अंदाज में देख रेख। मैं नहीं कह रहा भाई आप नेट निकालो, नेट से चेक करो, नेट से चेक किया करो। मेरे कहने से क्या, ये नेट से आप लोगों ने चेक चीजें नहीं की ना, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप लोगों को बोझ उठाना पड़ेगा आगे चल के, क्योंकि आप तहकीक नहीं करना चाहते, मुंह जुबानी लोगों की बातें सुनना चाहते हैं। ख्वाहिश करने वाला तो कुछ भी ख्वाहिश कर दे, कुछ मांग ले अपनी जिंदगी के अंदर, मांगने में कोई बुराई नहीं है। मैं बोल रहा हूं आपको, ख्वाहिश करना, मांगना, इसमें कोई बुराई नहीं है। मांगने के माने वो नहीं है ये वाली मांगने वाले से नहीं। और मांगे तो सिर्फ एक ही जात से मांगे, जो मालिक कायनात है उससे मांगे। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं उसको आप ग्रैब नहीं कर पा रहे, ग्रेस्प नहीं कर पा रहे। देखो, इकोनॉमी मुंह जुबानी सोच का नाम नहीं है। मुंह जुबानी मैंने कह दिया, मुंह जुबानी ये हो गया, मुंह जुबानी कोई चीज नहीं होगी। स्टैट्स कहां हैं, फैक्ट्स कहां हैं, मुझे वो जानना है। मुझे फैक्ट्स दो, स्टैट्स दो, मैं मान लूंगा आपकी बात को। अच्छा, स्टैट्स से ज्यादा मुझे फैक्ट्स चाहिए। लोग कहते हैं यार ये बात नहीं मानता, उल्टी बात करता है, स्टैट्स तो ठीक है। मैं कहता हूं नो, नॉट स्टैट्स, फैक्ट्स। आई वॉन्ट फैक्ट्स। मुझे हकीकत चाहिए, मुझे हकीकत बताओ। अच्छा, हकीकत के लिए मैं जानबूझकर किसी से राय नहीं मांगता, खुद चला जाता हूं देखने के लिए भाई फैक्ट क्या है। आप बोल रहे हैं आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, ठीक है, कम हो गई, आप जो मर्जी कहो, आप मुंह जुबानी कहने में क्या बुराई है। आपने बोला मुल्क खुशहाल हो गया। एक आपको पता होगा साबका वजीर हैं, ये पेशकार को उनका नाम याद होगा, पिछली हुकूमत में एक वजीर थे, उन्होंने कहा नौकरियां इतनी ज्यादा हो जाएंगी, लोग ढूंढेंगे, लोग नहीं मिलेंगे। क्या नाम था उनका, ज़हन से निकल गया, वो इधर उधर होते रहते हैं वो, है ना। तो उन्होंने कहा नौकरियां इतनी हो जाएंगी, लोग नहीं मिलेंगे। मुंह जुबानी कहने में क्या बुराई है? मुंह जुबानी नहीं, फैक्ट्स बताओ। मैंने कहा आपने बोला अनएम्प्लॉयमेंट इस मुल्क में नहीं है, मैं सड़क पे निकल जाऊंगा, मैं देख लूंगा भाई कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, मुझे खुद पता लग जाएगा कि सूरत हाल क्या है। आई डोंट नीड एनीवन्स ओपिनियन अबाउट फैक्ट। फैक्ट दिखता है, खुद बोलता है फैक्ट कि मैं ये फैक्ट हूं। आप कह रहे चीजें सस्ती हो गई, मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करूंगा मुंह जुबानी। आप स्टैट्स दे दें मुझे, फैक्ट्स अब आपके मुंह से मैं सुनूं नहीं, मैं खुद जाऊंगा, चेक करूंगा, मैं खुद। ज्यादा मुश्किल नहीं है, गली में निकल जाओ, किसी दुकान पे रुक जाओ, पूछ लो। गलत बोल रहा हूं? महंगाई कम हो गई, क्यों भाई एजाज महंगाई कम हो गई? नहीं कह रहा, नहीं महंगाई कम हो गई। क्यों? क्योंकि अपनी जेब से जाकर चीजें खरीदने की कोशिश की, लग पता गया इसको कि महंगाई कम हुई है या नहीं हुई। महंगाई कम हुई या नहीं हुई इसका किसी से पूछने की जरूरत नहीं है भाईजान। दुकान में जाओ, पैसे रखो दुकानदार के सामने, देखो क्या मिल रहा है। मैं आपको रियलिटी पिक्चर पेश करूंगा। पहले भी की थी एक दफा, बड़ा शोर मच गया था इस मुल्क के अंदर, लेकिन अब हालात वाकयात के तहत नरम मिजाजी से बात करूंगा ताकि जज्बाती महसूस ना हो। मैं आपको बताऊं, मैं अब जो नोटिस कर रहा हूं ना, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम उसके लिए तैयार नहीं थे। तैयार किस तरह से नहीं थे कि कीमतें बढ़ गई। देखो, मैं ये नहीं करता स्टैट्स ये कहते हैं, फैक्ट्स ये कहते हैं, मैं तो अपना बताऊंगा ना, अपना बता रहा हूं। चल मैं अपना बता, अगर मैं एक चीज यानी महाना सौदा, मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूं, महाना सौदा मैं ले रहा था 30,000 रुपए का, तो अब मैंने महाना सौदा खरीदा है 65,000 रुपए का। गलत बोल रहा हूं? कोई इत्तेफाक नहीं करता, उसकी मर्जी है। मैंने जितने का लिया उतना आपको बता रहा हूं। पहले 30,000 35,000 में खुला सौदा लेता था मैं घर का, ये भी उठा लो, वो भी उठा लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब 30-35,000 हो गए। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूं, बिल्कुल घुमा फिरा नहीं रहा। अब मैंने 60,000 से ज्यादा खर्च करके उससे कम चीजें हासिल की। ये रियलिटी है। मैं तैयार नहीं था इस महंगाई के लिए, मैं तैयार नहीं था इस महंगाई के लिए। किसी ने बोला डॉलर की वजह से हुआ, किसी ने बोला इस वजह से हुआ, किसी ने बोला पिछली हुकूमत की वजह से हुआ। आई डोंट केयर, मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है भाई।
मैं ये साइंस ना हाउसवाइफ को सिखा सकता हूं, ना ही ये साइंस में दुकानदार को सिखा सकता हूं। वो बोल रहा है मैं व्यापारी हूं, जितने का माल मिलेगा मैं मुनाफा खाऊंगा। बेगमात और घर की खवातीन जो है वो ये मानने को तैयार नहीं, मैं उनको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, मैं यूं होता है, ऐसा होता है, डॉलर हो गया, ये हो गया, वो दे डोंट नो, दे डोंट केयर। तो भाई ये स्टेट की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसको तनख्वाह से एडजस्ट करो। अब तनख्वाह तो कोई 100% नहीं बढ़ा सकता, मैं बता रहा हूं आपको। इसका मतलब नौकरी पेशा तबका सबसे ज्यादा, गलत बोल रहा हूं? इसके माने ये है कि जो बंदा नौकरी पेशा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो सबसे ज्यादा टेंशन, क्योंकि सारा बोझ उसके कंधों पर। स्टेट को चलाने का बोझ भी तनख्वाहदार तबके के ऊपर है, जबकि नहीं होना चाहिए। मेरे नजदीक इनकम टैक्स इंपोर्ट, IMF ने कह दिया, इसके माने नहीं हरफे आखिर हो गया भाई, मैं एग्री नहीं करता, सॉरी। IMF ने कह दिया कि इन पर इनकम टैक्स बढ़ा दो, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता भाई। जरूरी थोड़ी कि जो IMF कहते हैं मैं बोलूं हाँ सही है। IMF जो कह रहा है वो अपने मकासद के लिए कह रहा है, हुकूमत जो कर रही है वो अपने मकासद के लिए कर रही है, आम क्या करे, और खास तौर पे तनख्वाहदार तबका क्या करे, पथारे वाला क्या करेगा? मैं आपको बता रहा हूं, पथारे वाला सिंपल है, जितने का लेता था उससे महंगा बेचेगा, सिंपल। जितने का लेगा उससे महंगा बेचेगा, बीच में रखेगा अपने पैसे और कमाएगा। आज पथारे वाले पता है कितना कमा रहे हैं? वो भाईजान, वो चिंटू काम छोड़ देगा, वो पथारे पे बैठ जाएगा। जितना पथारे वाले कमा रहे हैं आजकल, पथारे वाले कमा रहे हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वो एडजस्ट कर रहे हैं ना। देखो उनको जितने में माल मिल रहा है उसके ऊपर वो मुनाफा रख के दे रहे हैं। ऑफ कोर्स सैलरीड आदमी ये नहीं कर सकता कि मैंने 1 महीने सैलरी ली, अब मैं इतने बढ़ा के बोलूंगा। नहीं, आपके तनख्वाह फिक्स है भाई, हाँ तनख्वाह फिक्स है, तनख्वाह फिक्स है। और फिर अगर उसको बढ़ाएंगे भी तो 100% तो कोई बढ़ाने से रहा भाई, या 100% कोई नहीं बढ़ाएगा, मैं मना बता रहा हूं आपको। ये मैंने आपको हिसाब बताया भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सब्जी लेने के लिए चले जाओ, आपको लग पता जाएगा। देखो मैं द्योमालाई कहानियां नहीं सुनाता, द्योमालाई कहानियां, मैं यहां आता किस लिए हूं? सच बोलने के लिए। इसीलिए दुनिया सुन रही ना मेरी बात। पाकिस्तान से लेकर बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर क्यों मशहूर हूं मैं? सच बोल रहा हूं। सच बोलना बड़ा मुश्किल काम है भाईजान, पाकिस्तान में सच बोलना बहुत मुश्किल काम है, और हर आदमी एजेंडे से सच बोलना चाहता है। मैं किसी एजेंडे से सच नहीं बोल रहा। एहसन मेहनती साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ को मोहताज नहीं है, बारहा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। आज मौजूद थोड़ा सा हटके है एहसन मेहनती साहब, लेकिन आपके शोबे से जुड़ा हुआ है। बात कुछ ऐसी है कि इन्फ्लेशन जो है रैम्पेंट भी है, ठीक है, ये बात हम मान सकते हैं कि आगे जाके मुस्तकबिल के अंदर, आपने ही प्रोग्राम में बताया था कि अगले साल में किसी जगह पर जाकर महंगाई कम हो सकती है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ बुनियादी तौर पे कि इस वक्त सैलरीड क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ और चैलेंजेस क्रिएट हो गए हैं। इस एनेमली की वजह से इकोनॉमी पर दबाव पड़ रहा है। एक तो ये है कि इन्फ्लेशन, चूँकि इतनी फिनोमिनल राइज इन इन्फ्लेशन रही, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सैलरीड क्लास पर हुआ। इसके अलावा आपको पता है पूरी कौम के अखराजात का बोझ भी जो है वो सैलरीड क्लास ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है। और वेज प्राइस स्पाइरल का जो फिनोमेना है मईशत का, वो पाकिस्तान में लागू उस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का भी बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, एक बात आ जाती है स्टैट्स की, ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था, और एक बात आ जाती है फैक्ट्स की। और एक मरतबा आपके साथ भी इस बहस में गुफ्तगू की थी कि स्टैट्स पर जाएं या फैक्ट्स पर जाएं। हमारे यहाँ तो स्टैट्स पे अगर जाएं तो मे बी वी आर अनएबल टू मेक द करेक्ट प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर और प्रोजेक्शन अबाउट द फ्यूचर। तो मुख्तसरन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बहरान से निकलने के लिए जो बुनियादी मसला है वो इन्फ्लेशन है। अभी तक हमने इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए क्या काम किया है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ जी। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आपकी बात तो ठीक है। हमने जो, अगर आप कहें कि इकदाम क्या किए, तो डायरेक्टली उसका आंसर ये है कि हमने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो है मिलिट्री सोल्यूशन एक निकाला था। कुछ सिक्योरिटी जो हमारे इदारे थे उन्होंने प्रोमिसेस किए थे कि स्मगलिंग को रोक लेंगे, और डॉलर की जो चढ़ान थी उसके अंदर उसको काबू पाने के लिए हमने जो है एक्सचेंज कंपनीज पर जो है वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उनकी यूजेज पर उनको बंद कर दिया, अनटिल नेक्स्ट उनकी बैंकिंग जो है कोई बैंकिंग अप्रूव्ड बैंकिंग रेगुलेटेड सेक्टर के साथ नहीं हो। तो
कहने का मकसद ये कि हमने जो है वो मेहनत तो की, यानी कि हमने रुपये को 20% इम्प्रूव किया, तो सर्टेनली दैट मीन्स कि 20% इन्फ्लेशन को हमने कम करने की कोशिश की। बट अगर हम ये नहीं करते तो आज जो 43% हमें इन्फ्लेशन नज़र आ रही है, एसपीआई जो कि ईयर ऑन ईयर नज़र आ रही है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, तो ये 43% जो है 63% होती। तो आई थिंक कि उस हद तक हमने जो है एक क्राइसिस सिचुएशन से अपने आप को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। अब बात ये है कि उसके जो रिजल्ट्स हैं कोई राइट अवे तो हमें नहीं मिलेंगे, बट नेक्स्ट ईयर की इन्फ्लेशन 5 to 7% एक्सपेक्टेड है। ये एसबीपी की कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स के अंदर इंडिकेशन है कि इन्फ्लेशन जो है सिंगल डिजिट्स में अगले साल आएगी, क्योंकि उसका हाई बेस इफेक्ट आ चुका है, आएगा, और फिर उससे इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली जो है अगले साल कम हो जाएगी। अच्छा, लेकिन दो लोगों की दो आराएं, पता नहीं आप इन आरा से इत्तेफाक करें या नहीं। वो ये कहते हैं कि ये जो स्टेप्स लिए गए, ज़ाहिर बात है लिए गए बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, लेकिन इनको अगली हुकूमत को इंडोर्स करना पड़ेगा। अब लगभग ये तय है, जो मामलात हम देख रहे हैं टीवी पर भी और जो कुछ उन ऐवानों में हो रहा है कि जो इस मुल्क के अंदर असर रसूख रखते हैं, कि इलेक्शन प्रॉबली टाइम पर हो जाएंगे। और पिछली दफ़ा आपने भी ये कहा था कि यू आर गोइंग बाय दिस प्रीरिक्विजिट के इलेक्शन टाइम पर हो जाएंगे। तो बात यह है कि उसके बाद आएगी नई गवर्नमेंट और फिर नया प्रोग्राम। वो भी आप पिछली दफ़ा वाजे कर चुके हैं कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट जब अपनी म्याद या अपना वक्त मुकम्मल कर लेगी फिर आएगा प्रॉपर प्रोग्राम। तो इन अदर वर्ड्स, द श्योरिटी अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ दीज टू एरियाज दैट यू हैव स्पेसिफिकली पॉइंटेड आउट shall only remain till the arrival of the next government. When the next government comes, then they will decide whether they want to continue such strict policies regarding smuggling and money exchange regulations. जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक अलमिया होगा और एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इन पॉलिसीज को जो है वो हम कंटिन्यू रखें, बिकॉज पॉलिटिकल जो सपोर्ट होगा वो उनकी तरफ होगा, जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे। जाहिर है यहाँ पर हमें कुछ इसको एक सब्जेक्टिवली उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हो सकती थी, वो इस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट में नहीं हो पा रही। इसका एक रीजन कन्वीनियंस भी है। मैं ये समझता हूँ कि चूंकि कन्वीनियंस जो है वो इस वक्त नहीं है इतना ज्यादा कि ये जो पॉलिटिकल केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर वो सारी चीजों को कैरी करते, तो वो कन्वीनियंस जो है वो लाना जरूरी है। मैं ये समझता हूँ कि कन्वीनियंस जो है वो आएगा। केयरटेकर गवर्नमेंट में कन्वीनियंस था, पॉलिटिकल गवर्नमेंट में उसको अगर कन्वीनियंस लाना होगा तो जाहिर है वो पॉलिसीज को हमें जो है वो उसको चेंज करना पड़ेगा। और जाहिर है वो IMF का भी एक कंसर्न है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो उसने किए हैं केयरटेकर गवर्नमेंट में उसकी कंटिन्यूएंस प्रैक्टिकल होगी या नहीं होगी। तो आई थिंक कि आपकी बात ठीक है कि चैलेंजिंग रहेगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इन स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स किए इनको कैरी करना। और फिर जाहिर है वहाँ पे क्राइटेरिया कुछ और होता है, गवर्नमेंट की क्राइटेरियाज कुछ और होते हैं चलाने के, और उसके अंदर गवर्नमेंट को सस्टेन भी करना होता है, वोट्स भी लेने होते हैं, सबके मफादात होते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा एक चैलेंज होगा कि जो स्टेट की प्रायोरिटी और पॉलिटिकल पार्टनर्स की प्रायोरिटीज जो है उसके अंदर हमेशा जो है वो एक चैलेंज रहेगा। तो आई थिंक कि इसके साथ तो वी हैव टू लिव विद इट, कि पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, एक पाकिस्तान का नहीं है, क्योंकि आपको आपके साथियों का जो है वो साथ देना पड़ता है। और वहाँ पे हम देख रहे थे कि बहुत बड़ा चैलेंज हमारा एग्रीकल्चर टैक्स है, उससे बड़ा जो है हमारा ये जो इंटरमीडिएटरी का टैक्स पाकिस्तान में चल रहा है, रिटेल इन्वेस्टर का टैक्स लगना है वो भी नहीं लग रहा, एग्रीकल्चर टैक्स भी नहीं लग रहा। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो इस वक्त प्राइवेटाइज नहीं हो पा रही है। अच्छा, पिछली दफा आपसे बात की माजरत लुकमा दे रहा हूँ, तो हमें बताया गया 30 दिन के अंदर प्राइवेटाइज होगा। अब वक्त तो हो चुका 30 दिन का, मैं बोलना तो नहीं चाह रहा, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक 30 डेज के अंदर ये वैसे भी प्रोसेस कंप्लीट करना मुमकिन नहीं था। आई थिंक अनरियलिस्टिक डेट देने की कोई जरूरत नहीं थी, और खास तौर पे व्हेन यू डू नॉट हैव ए पॉलिटिकल मैंडेट, तो तब इतनी बड़ी बात कर देना कि वी विल प्राइवेटाइज इज समथिंग व्हिच आई थिंक दे शुड नॉट हैव सेड। आई डू नॉट नो व्हाई इट वाज सेड, बट नाउ इट्स प्रीटी क्लियर दैट विद द टाइम ड्यूरेशन और हमारे पास जो है, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। इन अदर वर्ड्स, यू हैव टू टेल मी वेदर इट्स पॉसिबल और नॉट।
नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था और आई थिंक ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हमें केयरटेकर गवर्नमेंट से भी मिले कि जाहिर है जहां पर $100 बिलियन की एक्सपोर्ट के प्लान्स बन रहे हैं, यानी जहां पे हमारी एक्सपोर्ट जो है $25 बिलियन को टच नहीं कर रही, वहां पे हम $100 बिलियन के प्लान बना रहे हैं। तो आई थिंक कि जाहिर है ये तो ओवर एग्जैजरेशन है या फिर जाहिर है ओवर प्रोजेक्शंस जो है वो हायर साइड पर हैं, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है ये बातें कि सारे प्रॉब्लम्स जो हैं केयरटेकर गवर्नमेंट ही सॉल्व कर देगी। आई थिंक कि रुपी को भी हमने रिकवर किया, 20% हम 285 पे लेके गए, बट जाहिर है इसको हम उस लेवल पर नहीं गए, लेके गए 200 के लेवल पे या 150 के लेवल पर, जाकर हमारे डेट्स जो हैं एक्सटर्नल डेट की पोजीशन जो है काफी ज्यादा फेवरेबल हो जाती है और हमारी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा और कंट्रोल में आ सकती है। तो हमारी भी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को हम क्रॉस नहीं कर पाते और उसकी वजह यह है कि हम फॉर एग्जांपल बहुत सारी बातें जो है जल्दबाजी में कर देते हैं। इवन अगर आप देखें प्रीवियस गवर्नमेंट्स में कहा गया कि $200 बिलियन जो है वो हम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ले आएंगे और फिर उसके एवज में $2 बिलियन आई। तो कहने का मकसद ये है कि हम तो नहीं सक्सेसफुल, एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भी नहीं हुए और फिर एक केयरटेकर एनवायरनमेंट में भी कोई सक्सेस नहीं नजर आई। द सिल्वर लाइनिंग इज कि इस वक्त हम आईएमएफ प्रोग्राम में और उसने जाकर हमारे एसआईएफसी की जितनी कमिटमेंट्स थे वो जो भी बातें थी, बट जाहिर है वो रिटन में ले ली। अब वो रिटर्न में ले ली तो वो हमारी फेवर में चली गई और जाहिर है इसी की बेसिस पे हमें आईएमएफ के लेकिन पावर सेक्टर मिल जाएगी, जो कि एसआईएफसी अगर रिटर्न में नहीं लेते हैं। जी बड़ा हाँ बात जी जी। लेकिन मैं एक गार्डेड क्वेश्चन आपसे पूछने लगा, बड़ा गार्डेड, बड़ा सेंसिटिव बट बड़ा गार्डेड। वो ये है कि आईएमएफ इज वेरी क्लियर कि आपको पावर सेक्टर में रिफॉर्म लाना है, ठीक है सर। वो पावर सेक्टर में जो रिफॉर्म लाना है उसके नुकात मौजूद हैं। अभी हालिया तौर पर जो फैसले हुए हैं सर, ये तो आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ मतलब बराबर की बात नहीं हो रही। हम क्या चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। जो फैसले पिछले चंद दिनों के अंदर हुए हैं विद रिगार्ड टू पावर सेक्टर, तो मुझे तो उनकी समझ में नहीं आई। मेरे ख्याल से तो हमें आईएमएफ की बात माननी पड़ेगी। हम अपनी जिद नहीं कर सकते आजकल की इन्वायरमेंट के अंदर के कुछ सेक्टर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए या उनको प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अडॉप्ट कर लें। क्या कहते हैं आप? देखिए, आई थिंक कि ये सारी दुनिया के अंदर फॉर्चुनेटली ये तरीका होता है कि इंडस्ट्रीज को जो है वो हमें सपोर्ट करना होता है ताकि हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ सकें और सिटीजन जो है उसका यूजुअली जो है वो उसका इम्पैक्ट लेते हैं। बट जाहिर है यहाँ पर हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी है, जाहिर है उसके अंदर हमें देखने कि वही हमारे वोटर हैं और इलेक्शंस जो हैं वो भी सर पर हैं। तो हमने जो है वो क्राइटेरिया ये रखा है कि एक कॉमन पॉलिसी होगी इंडस्ट्रियल्स के लिए भी और सिटीजन्स के लिए भी कि जाहिर है सबकी एक पावर प्राइस जब होगी तो किसी भी इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज नहीं किया जाएगा। तो आई थिंक कि ये जो है ये भी एक पॉलिसी है। वो पॉलिसी भी जो है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज होती हैं उनकी एक अलग पॉलिसी होती है, ये एक अलग पॉलिसी है। तो आई थिंक लेकिन 10 दिन रहते हैं टू बी वेरी रियलिस्टिक। 10 दिन के बाद भी ये फैसले लिए जा सकते थे। ये टाइमिंग आपके ख्याल से क्या मुनासिब है या हमने पूछ के किया है? वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ, हैव वी एक्चुअली आस्क्ड द आईएमएफ दैट वी कैन डू दिस? देखिए, आईएमएफ तो हमें हमारे साथ ही है, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं उसके अंदर वो सपोर्ट तो वहां पर आ रहा है। इवन आप देखें इस वक्त सैलरी टैक्स की बात हो रही थी, उस पर टैक्स नहीं उनकी तरफ से आ रहा है। तो आई थिंक जब उनको हम वेरियस ऑप्शंस देते हैं, उनके पास एक ऑल्टरनेट रखते हैं। दूसरी बात ये कि हमारा जो रोल रहा है मिडल ईस्ट में, हम आपको जो नजर आ रहा है कि हमारे जो पाक यूएस टाइज हैं वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं। तो जिस तरह से हमारा मिडल ईस्ट में रोल रहा है तो हमारी सारी चीजें अप्रूव भी हो रही हैं। अगर आप मोरलेस देखें, आईएमएफ ट्रांच भी अप्रूव हो गई, फिर उसके बाद हमारे हमारा काम एसआईएफसी का भी हो गया, खुद ब खुद ही हो गया। तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके अंदर आईएमएफ के में हमारे लेंडर की हेल्प इस वक्त जो है हमारे जो है वो अच्छे सितारे जो है वो चल रहे हैं। और वी आर लकी इनफ कि आईएमएफ के इस प्रोग्राम को हमने किसी तरीके से पास कर लिया। होपफुली जनवरी के माह। सर आप तो सितारों की बात ना करें, आजकल ये पूरी कौम तारों सितारों में लग गई है। आप भी सितारों की बात कर रहे हैं। आजकल लोग फाल ही निकाल के मुल्क चलाने की, मतलब मुल्क के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा इलेक्शन होने वाले, सब लोग फाल निकाल रहे हैं, आप भी सितारों की बात कर रहे हैं। माजरत, ये थोड़ा सा मैंने माइल्ड सा एक बात कर दी, लेकिन बात आपको पता है आजकल हालात किस तरह के चल रहे हैं। अच्छा, एक मुख्तसर सी बात एक आपसे और गुड टाइम्स फॉर द कंट्री की जी। अच्छा, यहाँ पर डेफिनेटली मैं देखें, तो मैं कह रहा था कि जी जी जो इकोनॉमिक डेटा है हमारा वो इम्प्रूव हुआ है। $9 मिलियन जो है करंट अकाउंट सरप्लस अभी इस वक्त आया है। तो उसको हमें कम से कम अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो मोरलेस हमने कंट्रोल कर लिए हैं। एक और बात ये थी कि हम रेमिटेंसेस देख रहे थे पाकिस्तान में $2 बिलियन
तो यहाँ पर एहसन मेहनती साहब के साथ जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें एक दूसरी जानिब अब मैं मतलब गुफ्तगू को ही आगे ले जाते हुए बात इन्होंने की कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो आगे जाके अच्छी हो जाएंगी। तो हम एहसन मेहनती साहब एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है कि हमें अपना रिज़र्व बिल्डअप करना है। सरप्लस की आपने बात कर ली, वो अपनी जगह मौजूद है और सरप्लस के अपने कुछ ज़ाहिरी बात है ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो आपने कहा कि अच्छा जा रहा है, लेकिन जो रिज़र्व्स हैं ना वहाँ पर अभी भी मामलात कुछ ऐसे नहीं दिखाई दे रहे कि पाकिस्तान कोई बहुत सब्सटेंशियल इंक्रीज़ इन आवर फॉरेन रिज़र्व्स देख रहा है। उसके लिए काविश हो रही है और काविश यही है कि सरमायाकारी बैरूनी आएगी मुल्क के अंदर, जो कि जिसका क्वांटम आ रहा है छोटा छोटा है, तो वो ट्रिकल कर रहा है। अब कितने अरसे में आएगा वो इन एक्चुअल, वो तो खैर मैं नहीं कहता ना, मैं आपको फोर्स करता हूँ कि आप प्रेडिक्ट करें, लेकिन बात ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इशू कहाँ खड़ा है, इसको थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन करें। जी देखिए, आई थिंक कि रिजर्व जो है ना वो अब में एक उसकी भी एक लिमिट होती है ना। फॉर एग्जांपल हमें अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमें कहाँ पर लेकर जाना है, बिकॉज उसका कोई यूज तो है नहीं। $7 बिलियन हमारे हैं या $8 बिलियन हैं या 9 हो जाते हैं या 10 हो जाते हैं, उसका हमने क्या करना है? हमने मतलब फॉर एग्जांपल उसको जमा करके हम क्या करेंगे? एक तो इशू ये है ना, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज हमने नहीं कोई इन्वेस्टमेंट करनी है एज अ कंट्री, हम एफडीआई करते नहीं है किसी और मुल्क के अंदर। तो आई थिंक कि कोई जिस लेवल पर है, आई थिंक कि अगर उसको हम सस्टेन भी कर देते हैं तो इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जाहिर है क्राइटेरिया उसका है कि जी ये आपकी जो है 1 मंथ की इंपोर्ट से भी कम है या 2 वीक्स की इंपोर्ट जितना आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो वो तो आई थिंक कि उस हिसाब से हमें उसको बढ़ाना चाहिए या हमारे लेंडर से ही पता लगना चाहिए कि भाई हमने क्या मिनिमम डालना है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो पोजीशन है, नेट पोजीशन जो रिजर्व की $130 बिलियन का हमारा अगर एक्सटर्नल डेट है और $10 बिलियन का हमारा रिजर्व है, तो नेट हम $120 बिलियन नेगेटिव हैं। अगर आप इंडिया को देखें तो उसके $600 बिलियन के रिजर्व हैं, $800 बिलियन का उसका डेट है, तो फॉर एग्जाम्पल वो $200 बिलियन नेगेटिव है। इसी तरह से अगर हम चाइना के देखें तो $3500 बिलियन उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, लेकिन उसका पेबल जो है फॉर एग्जांपल $5000 बिलियन का डेट है। तो $1500 बिलियन जो है चाइना भी नेगेटिव है। जो हम कहते हैं कि चाइना के पास एक्स्ट्रा डॉलर्स पड़े हुए हमें दे देगा, तो उसका डेट भी तो 5 ट्रिलियन डॉलर का है। तो पॉइंट ये कि हमें वी हैव टू एक्सरसाइज ना कि हमारा कौन सा ऐसा लेवल है, वो लेंडर ही हमें सजेस्ट करेगा कि $10 बिलियन होना चाहिए, या इंपोर्ट अगर हमारी मंथली अगर फॉर एग्जांपल $10 बिलियन की हमारी इंपोर्ट हो रही है, यानी कि $3-4 बिलियन या $5 बिलियन की इंपोर्ट हो रही है, तो $5 बिलियन 2 मंथ का अगर हमें इंपोर्ट हो, तो वो फॉर एग्जांपल वो $10 बिलियन एक सेफ लेवल है। फिर भी जो आईएमएफ है उसकी तरफ से ये चीज को इंडिकेट किया है कि जून 2024 तक पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $10 बिलियन हो जाएंगे। तो आई थिंक कि वो हमारा लेंडर खुद ही हमें रिकमेंड कर रहा है। ज्यादा डॉलर रख के भी हमने कुछ करना नहीं है। वो $10 बिलियन के हमने कौन सा अर्न करना है कुछ, फॉर एग्जांपल हम अपने डेट को रीपेमेंट की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो भी स्टेट बैंक की तरफ से कहा गया कि $5 to $6 बिलियन भी अरेंज हो चुके हैं फर्दर लोन के लिए। तो आई थिंक सस्टेनेबल लेवल जो है $10 बिलियन है पाकिस्तान के लिए, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए। हम $7 बिलियन को क्रॉस कर गए, $3 बिलियन हमें और मिल जाएगा, तो हमारा डेट के लिए जो है हमारी इंपोर्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, तो 2 मंथ इंपोर्ट के हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जीसीसी कंट्रीज का सपोर्ट अगर हमें मिल जाता है, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि वहाँ से हाँ हो गई है तो यहाँ से भी हाँ हो ही जाएगी, तो क्या ये जो डेफर्ड पेमेंट मैकेनिज्म है इसको ना सिर्फ के एक्सटेंड किया जाए बल्कि एक्सपेंड भी किया जा सकता है या ब्रॉडन किया जा सकता है? मे बी उनकी क्रेडिट लाइंस भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि नाउ सिंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैज़ ऑल्सो रिजन, it has come down in the open market, but from a few years back when these credit lines were extended to us, at that time the prices were different. Do you think this can also be extended and broadened in some way? Is anyone talking on these lines to these countries, especially Kuwait and Saudi Arabia and the UAE and others who are the primary exporters of oil from their country to ours, and we are importers of oil from their countries to ours? क्या कहते हैं जी एहसन मेहनती साहब? मेरे ख्याल आई हैव लॉस्ट हिम फॉर अ मोमेंट, लेकिन आई जस्ट कम बैक टू दैट। एम ये है कि जी एहसन मेहनती साहब, मैं दोबारा से अपना सवाल दोहराता हूँ। बुनियादी तौर पे आपको पता है हमें क्रेडिट लाइन मिली हुई है, और वो क्रेडिट लाइन हमारे बड़े फ़ायदे में आती है। हम शो करते हैं कि साहब हमको बड़े पैसे मिल रहे हैं अपने उम्मा के जो भाई हैं उनसे,
तो एम ये है कि क्या उसे ब्रॉडन किया जा सकता है, एक्सटेंड तो वो लोग कर देते हैं हमारे लिए, थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाए तो और ज़्यादा मज़ा आए, जहाँ $1.5 अरब की हमें क्रेडिट लाइन है वहाँ 3 की मिल जाए, क्या कहते हैं आप? अच्छा, गालिबन मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है लेकिन उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल से कोशिश करते हैं दोबारा से कि उनके साथ इस मौजू पर बात हो सके। लेकिन ये कि मेरे जहन में जो बात आई वो यही थी कि अगर इस मौजू में अगर इस मौजू पर हम बात कर सकते, क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी है कि वो हमारी तरफ थोड़ी और लचक दिखाएं। आई कैन एश्योर यू ये बड़े अमाउंट्स हैं जो हमें एक्सटेंड करते हैं और हमारी ज़रूरत के हिसाब से, हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, उस ज़रूरत के हिसाब से इतनी ज़्यादा हमें क्रेडिट लाइन एक्सटेंड करना ये उनकी भी एक अच्छाई है। अच्छाई क्या, आजकल के दौर में तो एक दूसरे पर ही निसार हो रहा होता है, कुछ हम भी कर रहे होंगे, कुछ वो भी कर रहे हैं। दुनिया का उसूल है आजकल, कोई इस तरह से तो चलता नहीं। और जब हमारे ऊपर वक्त आया तो हर आदमी ने शर्त रखी कि IMF से पहले पैसे ले लो फिर हम भी दे देंगे। तो ये बात तो एक तरह से मैं मान लेता हूँ, ज़रूरत है उनको भी हमारी होगी, हमें तो उनकी है ही कुदरती तौर पे, आपको पता होगा। और हालिया मैं बड़ी फ्रैंक आपसे बात करूंगा, अभी एहसन मेहनती साहब ने भी इसका जिक्र किया, वेस्ट के साथ जो हमारे मामलात हैं अगर वो अच्छे हो जाएं और हो गए, ये भी मैं आपको बता दूं, तो मामलात किसी और संप में जाएंगे। मेरे ख्याल से मैं काफ़ी अरसे से ये बात समझा रहा था लेकिन लोग बात नहीं मान रहे थे, कुछ लोगों की तो हुकूमतें चली गई इस चक्कर में। देखिए, जो दुनिया के हालात, ज़माने के हालात होते हैं ना, उनके साथ साथ चलना ज़रूरी होता है। पाकिस्तान अब इतना ज़्यादा तवाना तो हुआ नहीं कि वो उनके साथ इस मामलात के अंदर, खैर एनीवे, मेरे साथ एहसन मेहनती साहब दोबारा आ गए, इन्हीं की बात को दोहरा रहा था, चले इनकी तरफ दोबारा से जाता हूँ। एहसन मेहनती साहब, बात ये है कि ऑलरेडी हमारे पास एक्सटेंड हो जाती हैं उनकी क्रेडिट लाइंस, हम उसे काउंट करते हैं जैसे उन्होंने नया कोई लोन दे दिया हमें, लेकिन इन रियलिटी वही होता है कि हमें वो जो हम उनसे तेल मंगवा रहे हैं उसके लिए लचक दिखाते हैं, वो हमें वक्त देते हैं उसके लिए कि भाई ये कर। तो आपके ख्याल से इसमें कोई और ज़्यादा बेहतरी आ सकती है, क्या कहते हैं आप? जो हमारे मुस्लिम उम्मा के ममालिक हमें देते हैं, तेल दे देते हैं, फिर कहते हैं भाई आपके लिए लचकदार टर्म्स हैं, आप बाद में दे देना, क्या कहते हैं आप? देखिए, यू आर राइट कि हम जो अपनी टर्म्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं और हम डेफर्ड पेमेंट पर जो है जिस तरह से आपने इंडिकेट किया वो हम उस पर वर्क कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हमारी कोई इतनी सिचुएशन नहीं है कि हम $200 बिलियन जो है वो उसके फॉर एग्जांपल वो हमारा डेट टू GDP 200% से ज़्यादा हो गया है, या हम टॉप 10 एज अ परसेंटेज ऑफ GDP वो इकोनॉमीज हैं जिनकी डेट लेवल वहाँ पर चले गए। वी आर नॉट इन अ सिचुएशन के जहाँ पर हम कोई यूरोपियन वेलफेयर स्टेट की तरह चल रहे हैं जहां हमारा डेट ही नहीं है, बट एट द सेम टाइम हम उन कंट्रीज के अंदर भी नहीं है टॉप 10 में या टॉप फॉर एग्जांपल 20 कंट्रीज में जिनका डेट बहुत ज्यादा है एज अ परसेंट ऑफ GDP, जिसमें US खुद भी है या UK है या फॉर एग्जांपल काफी यूरोपियन कंट्रीज हैं लाइक ग्रीस, इटली, हमारे वो रेशियोज भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर हम एक रीजनेबल तरीके से अपने लेंडर के साथ चल रहे हैं, हमें जो गिवन जो हमारी लेंडर की जो प्रपोजल्स हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्सेस भी नहीं हमें बिल्ड करने चाहिए, एट द सेम टाइम वो इतने कम भी नहीं होने चाहिए कि जो फॉर एग्जांपल हम हमारी इम्पोर्ट ही नहीं दे पाए या उनके लिए या किसी भी तरीके का पैनिक हो हमारे। लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो लचकदार पेमेंट टर्म्स होती हैं, यानी हम एक्सटेंड कर देते हैं या बाद में दे देते हैं पैसे, ये हमारे फॉरेन रिजर्व में नहीं आता, राइट? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज दिस इज लाइक अ क्रेडिट लाइन दैट यू टेक फ्रॉम द बैंक, इट्स नॉट द इन एक्चुअलिटी फंड्स कमिंग इन, एम आई राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये फंड्स तो हमारे पास नहीं होते, ये हमारी क्रेडिट लाइंस होती हैं जिसको हम बढ़ा रहे हैं। कभी हम ADB से बढ़ा लेते हैं, कभी हम फॉर एग्जांपल हमारी दूसरी जो मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं उनसे बढ़ा लेते हैं। कभी इस्लामिक बैंक आ जाता है, डेवलपमेंट बैंक, कभी जो है वो IMF आ जाता है। तो जाहिर है हमारे जो लेंडर्स हैं वो हमारे काफी अच्छे लेंडर्स हैं जो ओपन मार्केट लेंडर्स नहीं है। तो हमारे डेट जो है वो अभी इस वक्त जो हमने मेच्योर भी कर दिया वो लास्ट डेट था हमारा, इसके बाद तो हमारे डेट मार्केट में भी फ्लोट नहीं हो रहे। जाहिर है ग्लोबल बॉन्ड्स हम ले नहीं रहे जो कि मार्केट्स में फ्लोट होते हैं। तो आई थिंक कि अगर कोई ऐसी सपोर्ट मिलती है और मिल रही है
तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। और आई थिंक कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर हमारे बिल्ट नहीं होते, और हम इन्हीं कंट्रीज में जहां से हम इंपोर्ट करते हैं उनसे तकरीबन डिस्काउंट ले लेते हैं 10 से 15 से 20%। और वो जाहिर है वो एक डेफर्ड पेमेंट की लाइन वो हमें इशू कर देते हैं, जो पूरी दुनिया को वो करते हैं और हमें भी करते हैं, बट हमें हमारे जीडीपी के हिसाब से करते हैं, पूरी दुनिया को उनके जीडीपी के हिसाब से करते होंगे। ये बड़ा आपने, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपसे सीखता भी रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, खुद भी सीखना अच्छा लगता है, समझना भी अच्छा लगता है। तो मैं बल्कि आपसे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। आज मैंने जानबूझ कर कुछ मार्केटों का आपसे जिक्र किया नहीं। दुनिया की मईशत की समत क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। आज आप आए प्रोग्राम में, हमें ये भी बताएं जी। देखिए, आई थिंक कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो तो आप देख रहे हैं कि जो रिसेशन था, यूएस रिसेशन, अब वो तो खत्म हो चुका है। यानी कि यूएस इज नाउ गोइंग टुवर्ड्स रिड्यूस इंटरेस्ट रेट इन कमिंग पीरियड्स। तो आई थिंक कि जिसके अंदर जहां पर इंटरेस्ट रेट कट की बातें हो रही हैं 2024 में, वो पाकिस्तान में भी हो रही हैं, वो यूएस में भी हो रही हैं। और जाहिर है वो ग्रोथ रेट जो वहां पर है वो वो 2.5% को क्रॉस करेगा। और जाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी हम देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट दोबारा से नजर आएगा। तो 2024 होपफुली जो है हम देख रहे हैं कि वो एक ग्रोथ ईयर है, सारी दुनिया के लिए है, पाकिस्तान के लिए भी है, जहां पे पाकिस्तान के हम मार्च 2024 ऑनवर्ड जो है हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी आएगी। वहां पर पूरी दुनिया के अंदर इट्स एक्सपेक्टेड कि इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी आएगी। तो इंटरेस्ट रेट के अंदर जब कमी आती है तो करेंसीज जो है वो गिरती हैं और कमोडिटीज के अंदर इजाफा आता है। यानी कि फॉर एग्जांपल जितनी भी हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारा इंपोर्ट बिट आइडियली बढ़ जाएगा, लेकिन आइडियली हमें ये नजर आ रहा है कि ऑयल प्राइसेस हैं उसके अंदर इजाफा नहीं होगा। और उसकी वजह ये है कि अब इस वक्त यूएस प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पिछले 3-4 माह थे पाकिस्तान के लिए वो बेहतर इसलिए हो गए कि सितंबर से लेके अभी ये नवंबर तक 20% तक ऑयल के अंदर, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर कमी आई है, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल, फॉर एग्जांपल अगर कोई $18 बिलियन की हमारी ऑयल की इंपोर्ट होती थी तो उसके अंदर तकरीबन $4 बिलियन जो है उसके अंदर हमने सेव किया है। और जो हमें अपेरेंटली नजर आ रहा है कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हमें जो मिला है वो, यानी कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो इंप्रूव हैं उसके अंदर ना सिर्फ केयरटेकर गवर्नमेंट का रोल है, बल्कि सितंबर के महीने से अगर आप देखें अब तक 20% जो है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर कमी आई है और हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो 20% से कम हुआ है, जो कि एक रीजन बना है कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो अब हम सरप्लस देख रहे हैं। तो आइडियली पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने ग्रोथ रेट को बढ़ाए जिस तरह से दुनिया भर के अंदर, और फिर इंटरेस्ट रेट को आने वाले वक्तों के अंदर कम करे। इसी तरीके से हमारे आइडियली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो इंप्रूव हो रहे हैं, जिसकी वजह खुद इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का कम होना है। और अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि लोकल ऑयल प्राइसेस के अंदर भी जो है गवर्नमेंट एक्शन ले रही है और उसके अंदर कमी कर रही है। आपका बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब, आप हमारे साथ रहे, काफ़ी वक्त दिया, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई भी। और नाजरीन, मेरी ख्वाहिश भी हमेशा यही होती है कि इस तरह के मौज़ूआत पे बात हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकें। और वी वेट फॉर ए मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।